हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी। और ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये बेस्ड है अभी रिसेंट जो एक LK-99 मटेरियल इन्वेंट हुआ है, या जो साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं उनने एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की खोज की है, ऐसा उन्होंने कहा है। कैसा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल? जो रूम के टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकता है। ठीक है, अब इसमें उनको नोबेल प्राइज़ मिलने की संभावनाएं हैं, और जो टेस्टिंग के लिए होता है वो और भी साइंटिस्ट के पास में ये चीज़ें चली गई हैं कि क्या ये सुपर कंडक्टर है या नहीं है। कहाँ? रूम टेम्परेचर में। अब क्यों रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, क्या सुपर कंडक्टर है और क्या LK-99 है? तो LK-99 तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, जो जल्दी में है उनको हम लंबा नहीं खींचना चाहेंगे, उनको हम केवल इतना बता देते हैं कि जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है चीज़ें वो आप इतना बस जान लीजिए कि सुपर कंडक्टर क्या है। सुपर कंडक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जो रेजिस्टेंस जीरो ऑफर करती है, यानी कि सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है R=0 ऑफर करता है ये। ठीक है, और ये LK-99 साउथ कोरिया के साइंटिस्ट से संबंधित है। अब हमने आपको ये पहले इसलिए बता दिया कि आप बाद में ये ना कहने लगो कि हम आपको पहले कंडक्टर बता रहे हैं फिर सुपर कंडक्टर बता रहे हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू समझा रहे हैं और कहाँ कहाँ सुपर कंडक्टिविटी इस्तेमाल हो सकती है वो बता रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आप चाहें तो देखिए, को एग्ज़ाम में यही आएगा कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो रेजिस्टेंस, यही कीवर्ड है इसका। अब जो लोग क्यूरियस हैं कंडक्टर, रेजिस्टेंस, सुपर कंडक्टर, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जानने के लिए, वो अब आगे वीडियो में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कहते कि हम ऐसे बताने लगे आपको कि प्लेन रोकने से पहले पहले प्लेन को उड़ाना सीखिए। तो इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। अब चलते हैं हम एकदम शुरुआत से कि कंडक्टर क्या होता है। देखिए, कंडक्टर, तो कंडक्टर वो होता है जो कंडक्टिविटी शो करे, यानी कि विच अलाउज कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है भाई चार्जेस का फ्लो होना, चार्जेस का फ्लो होना, फ्लो ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस? ये एक एक चीज़ें हम लोग शब्दों को खोलते चले जाएंगे। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं? देखिए कि यदि आपके पास ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, ठीक है, इसमें आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन चलने के लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तभी फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज के कारण करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट कहते हैं। लेकिन इन चार्जेस के फ्लो होने में बीच में एक चीज़ और मिलती है जिसको हम कहते हैं, ये जो रोड़ा मिल रहा है रास्ते का, ये है हमारा रेजिस्टेंस। यानी कि जो रास्ते में रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट किसको रेजिस्ट कर रहा है? चार्जेस टू फ्लो। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अब बताओ ज़रूरत क्यों है? इसलिए है कि मान लो जैसे हमने ये बल्ब बना दिया, ठीक है, अब ये बल्ब बना दिया और बीच में इसमें टंगस्टन का तार है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ये इसको हम जूम कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ 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 निकलने में इनको समस्या होगी, यानी कि ऐसे ऐसे टकराते हुए जाएंगे। जब टकराते हुए जाएंगे तो क्या उत्पन्न करेंगे? ये उत्पन्न करेंगे हमारा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से ही भैया हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण हमारा बल्ब जो है वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के साथ साथ में वो रोशनी, हीटिंग इफेक्ट और लाइटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं रेजिस्टेंस के कारण, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा कंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब ये बाद में एक जगह और मिलेंगे हमको, हम अभी बाद में जब पावर लॉस पढ़ाएंगे आपको और MRI स्कैन बताएंगे। अभी MRI स्कैन कहाँ से आया? ये सुपर कंडक्टिविटी से ही आया। आप चलते हैं हम सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये बल्ब को और मिटा देते हैं, पूरे को मिटा देते हैं। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? SC वो फेनोमेना जिसमें रेजिस्टेंस ऑफर्ड है जो, वो कितना हो? 0 हो। ठीक है, यही है हमारी सुपर कंडक्टिविटी।
अब हमारे पास क्या सुपर कंडक्टर्स नहीं है? जी बिल्कुल हैं, लेकिन क्या है कि हमारे जो सुपर कंडक्टर यानी कि मान लो कि ये कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सुपर कंडक्टर बनते हैं क्या? मरकरी है, ये कब बनते हैं? ये बनते हैं हमारे -273 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 0 केल्विन पर। ठीक है, तो -273 डिग्री सेल्सियस ला पाना हमारे साइंटिस्ट के लिए क्या इतना फिजिबल है क्या? क्या इतना आरामदायक है क्या? नहीं है, क्योंकि देखते हैं हम जब हम बर्फ़ अपने हाथों पे लेते हैं तो बर्फ़ के 5 या 10 सेकंड बाद हमारे हाथ में जो अनकम्फर्ट फील होता है वो हम नहीं सह पाते, फिर हम बर्फ़ को या तो छोड़ देंगे या फिर से ट्रे में रख देंगे जाकर। वो बर्फ़ कितने की होती है? वो बर्फ़ होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की। अब बताओ 0 से लेके -273 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, तो क्या ये साइंटिस्ट के लिए फिजिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे यहाँ जो सुपर कंडक्टर हैं वो रूम टेम्परेचर में सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, कितने में करते हैं शो? -273 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन ये क्या है? लेकिन ये फीजिबल नहीं है किसके लिए? साइंटिस्ट के लिए। अब क्या है बात? तो अब साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो इनको नोबेल प्राइज़ मिलने की संभावना है, उन्होंने एक LK99 नाम का एक मटेरियल खोजा। LK99 नाम का एक मटेरियल खोजा। ठीक है, इसका क्या है कि ये जब रूम टेम्परेचर पे रहता है, रूम टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट के लिए आराम से उत्पन्न कर सकें, एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल हो। यानी कि मान लो 5 डिग्री, -5 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, ऐसा कुछ ये टेम्परेचर आराम से बना सकते हैं साइंटिस्ट लोग, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आना थोड़ी सा उनके लिए दिक्कत वाली काम हो जाता है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आराम से। तो LK99 वो जो लेकर आए, वो क्या करेगा? वो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा, यानी कि रेजिस्टेंस 0 होगा। ये बार बार याद रखना कि रेजिस्टेंस 0 कौन करेगा शो? सुपर कंडक्टर, अति चालक। ठीक है, ये हो गई सुपर कंडक्टिविटी की कहानी, -273 डिग्री सेल्सियस। हम लेकिन अब इतना हम कर नहीं पाते, इसलिए ये जो रूम टेम्परेचर है, इस वाले रूम टेम्परेचर पर LK99 कौन लेकर आया? साउथ कोरिया के साइंटिस्ट, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलने की संभावना है। अब काहे को नोबेल प्राइज़ हमें देना है? सुपर कंडक्टिविटी। हाँ चलो ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस क्या है ये और जान लो, फिर बस वीडियो का एंड है। ये वीडियो वैसे भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। सुपर कंडक्टिविटी देखो क्या होगा सुपर कंडक्टिविटी यदि हो जाए, रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो। ये है मान लो जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर बन रही है बिजली। ठीक है, और ये गई ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में है रेजिस्टेंस होने के कारण जितना करंट यहाँ दिया गया या जितना पावर यहाँ दिया गया वो यहाँ तक नहीं आ पाया। कहाँ तक? डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक। तो इसके कारण क्या हुआ? इस ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस के कारण हमको सहना पड़ा क्या? ट्रांसमिशन लॉस। ये इतना डिटेल नहीं आएगा आपके लिए, इसीलिए हमने आपको शुरुआत में बता दिया था कि ये सिर्फ क्यूरियस लोगों के लिए है। बाकी जो असली बातें थीं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा वो 0 रेजिस्टेंस है, बस वहीं से हो जाएगा सॉल्व। लेकिन मान लो कभी UPSC वाले और गहराई में आजकल उतरने लगे हैं 2023 से, तो यदि ज़्यादा गहराई में उतरने लगे तब की बातें हो रही हैं ये। तो ये ट्रांसमिशन लॉस है, या इसको हम पावर लॉस भी कहते हैं, पावर लॉस। ठीक है, अब ये जो पावर लॉस है इसका फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, याद मत रखना, यहाँ पर साइड में हम फिर से लिख देंगे। क्या होता है? I²R, जहाँ I क्या है? करंट, और R क्या है? रेजिस्टेंस। अब याद रखना कि ये क्या है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में, अब जब सिग्निफिकेंस इसकी बात करेंगे, तो पहली बात तो यदि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस यदि कम यानी कि सुपर कंडक्टर हो गया, 0 हो गई कोई चीज़। ठीक है, 0 हो गई कोई चीज़, तो क्या पावर लॉस भी 0 हो जाएगा? और जब पावर लॉस 0 हो जाएगा तो ट्रांसमिशन लॉस 0 हो जाएगा। और जब ट्रांसमिशन लॉस 0 हो जाएगा तो जितनी बिजली हम बनाएंगे ना भैया, वो पूरी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक चली जाएगी। ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा, हमारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, अब एक जो इसके सिग्निफिकेंस है सुपर कंडक्टिविटी का, कोई आपसे कह दे कि सुपर कंडक्टिविटी का सिग्निफिकेंस बताओ, चलो,
तो सुपर कंडक्टिविटी का एक सिग्निफिकेंस होता है कि ये जनरेट करती है अपने में इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, सिग्निफिकेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, देखिए ये एक तार जा रहा है, इससे करंट जा रहा है, ठीक है। अब इस करंट वाले तार के आसपास चारों तरफ ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, ये चुंबकत्व तो अपने अंदर लेकर आ जाएगा। अभी देखते जाना है, इतना आप समझ गए। अब और आगे बढ़ो, एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करते जाते हैं, फिर सीधे वहाँ पर सिग्निफिकेंस में पहुँचेंगे। तो वहाँ पर मुझे लौट के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बेसिक आपके क्लियर होते चले जाएंगे। इतना समझ में आ गया कि कोई भी तार यदि करंट अपने से लेकर जा रहा है तो उसके चारों ओर एक चुंबकत्व तो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है भैया हमारा MRI स्कैन, जिसमें होता है इसका इस्तेमाल। MRI स्कैन क्या होता है, MRI स्कैन ये होता है कि आपने देखा होगा कि एक हॉलो जैसे ये जगह रहती है, इसमें एक आदमी लेटा हुआ आता है और इसके अंदर उसकी पूरी बॉडी चली जाती है, ठीक है। फिर लौट के आता है तो उसकी बॉडी में कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ कहाँ वो है डिफ़ॉल्ट्स हैं, वो हमें पता चल जाती हैं MRI स्कैन के थ्रू, ठीक है। क्यों पता चल जाती हैं, क्योंकि उसी चुंबकत्व के कारण हमें पता चल जाती हैं कि वो रेस जाती हैं, लौट कर आती हैं। इससे क्या हो गया, इससे हमारे मेडिकल साइंस में एक ये काफ़ी क्रांति आई कि हमें बिना चीरा फाड़ी के ये पता चल गया कि कहाँ डिफेक्ट है, वहीं पर चीरा फाड़ी करो, नहीं तो पहले पूरा पता चला पेट फाड़ रहे हैं और जगह हमको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट है। तो MRI स्कैन होता है सिग्निफिकेंस किसका, सुपर कंडक्टिविटी का। चीरा फाड़ी नहीं मचाना पड़ती है सुपर कंडक्टिविटी के कारण। अब देखो, ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई भी तार है, ठीक है। इस तार को हम मैग्नेटिज्म इसका कैसे बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिज्म कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दो रास्ते होते हैं सर। पहला रास्ता होता है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। दूसरा रास्ता होता है करंट की वैल्यू, I की वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। दो रास्ते होते हैं, ये बहुत सिंपल बता रहे हैं हम आपको। इससे सिंपल हम कोशिश करेंगे और सिंपल हो सके ये अभी आगे बताने की, कि या तो उसमें ये जो मान लो कि ये है हमारा एक तार, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है, ये कोई मेटल का, मान लो कि एक मेटल की रॉड है, ठीक, बस इतना सिंपल है कि एक मेटल की रॉड है। यदि इसको हमने वो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस करनी है तो इसमें एक तार लगाओ और ऐसे 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 नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। लेकिन नंबर ऑफ जब हम टर्न्स बढ़ाएंगे तो पहली बात तो हमको ये मेटल चाहिए, ठीक है। ये मेटल लेकर आओ, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, तार के लिए पैसा देना पड़ेगा, मेटल के लिए पैसा देना पड़ेगा, मशीन बड़ी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए फीजिबल नहीं है सर। कि मशीन बड़ी, तार के पैसा बढ़े और हमारा मेटल भी लगाने के पैसे बढ़े, ठीक है। अब दूसरा रास्ता क्या है कि I की वैल्यू बढ़ा दो। लेकिन I की वैल्यू बढ़ाने में भी एक रोड़ा है। कौन सा रोड़ा है, देख लेते हैं। उस रोड़े को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि ये है एक फांसी का फंदा, ऐसा है ये ऐसा है फांसी का फंदा, ठीक है। यहाँ से एक आदमी निकलना चाहता है, ये मतलब एक मान लो कि एक गोला गोला सा है, एक आदमी निकलना चाहता है यहाँ से, ये ऐसा निकलना चाहता है ऐसा, और ये फांसी, मान लो कि हमारी ये है गर्दन, हम आदमी निकलना चाहते हैं, ये गर्दन में क्या है, गर्दन में एक फांसी का फंदा लगा हुआ है, ठीक है। और पीछे से हमें पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए एक और आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके दोनों हाथ हैं। तो भैया ये जो धक्का देने वाला आदमी खड़ा है, धक्का देने वाला जो आदमी खड़ा है, ये है हमारा वोल्टेज, ठीक है। ये जो हम जा रहे हैं ऐसे, कहाँ, ये गर्दन लेके ऐसे ही जा रहे हैं, तो हम क्या हैं, ये जो आड़े आड़े हैं ये हैं हम करंट, I इक्वल्स टू करंट, ठीक है। और ये जो फांसी का फंदा है ये है रेजिस्टेंस।
हाँ, तो देखो क्या रहता है कि जितना ज़्यादा धक्का तेज होगा, जितना ज़्यादा धक्का तेज होगा, v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज़ी से, जितना धक्का इसको मारेगा उतनी तेज़ी से ये निकलेगा। ठीक है, जितनी तेज़ी से निकलेगा यानी कि I की करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो v जो होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। और यदि रेजिस्टेंस बढ़ जाए भाई, ये मतलब ये स्ट्रांग हो जाए, क्या रेजिस्टेंस, फांसी का फंदा और टाइट नहीं निकलने दूंगा। तो यदि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट को क्या निकलने देगा, क्या नहीं निकलने देगा। इसलिए क्यों, ये फांसी का फंदा टाइट कर दिया हमने, टाइट कर दिया तो क्या अब ये करंट तेजी से निकल पाएगा क्या, चार्जेस तेजी से बह पाएंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स तेजी से निकल पाएंगे क्या, नहीं ना। इसलिए हमारा जो करंट की वैल्यू है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हमने ये देख लिया और ये वोल्टेज का जो वो है हमारा V इक्वल्स टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ, तो ये वाला ये जो ये था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसमें हमने कांस्टेंट रख दिया जिसको हमने कहा रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू RI, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। अब इसके अनुसार क्या है कि जो V की वैल्यू है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यदि हम V को कांस्टेंट कर दें, जो कि नॉर्मली मान लो MRI स्कैन बनाना है हमारे घर में, हमको सुपर कंडक्टिविटी चलाना है, तो वो जो लाइन से वोल्टेज आ रहा है ना सर, वो तो बराबर ही है। ऐसा तो नहीं वोल्टेज फ्लक्चुएट होकर आ रहा है कि आज 230 वोल्ट कल 440 वोल्ट, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। 220 आई एम सॉरी, आज 220 कल 440, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। तो वोल्टेज की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है तो हमें ये वाले रिलेशन पर बात करनी पड़ेगी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई एम सॉरी, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब देखो क्या है कि हमें ये क्या करना था, हम ये सब ओम्स लॉ पढ़ा क्यों रहे थे, इसके लिए I की वैल्यू बढ़ाना है। अब I की वैल्यू यदि बढ़ा देंगे, I की वैल्यू यदि बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, माना हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कुछ तो रहेगी ना, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी नहीं आई। और यदि R की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, R की वैल्यू सुपर कंडक्टिविटी के थ्रू, सुपर कंडक्टर हो वहाँ पर, R की वैल्यू यदि ज़ीरो हो जाए, तो अब समझना इस बात को कि यदि ये ज़ीरो हो जाए, सबसे कम हो जाए, तो इसका तो उल्टा होगा ना। ये यदि R बढ़ रहा है तो I घट रहा है, यदि R घट रहा है तो I बढ़ रहा है, और यदि R घट के जीरो हो गया तो I क्या अपने मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाएगा, क्या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर। और यदि I मैग्नीट्यूड के अपने मैक्सिमम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा ना सर, तो I जैसे ही ऊपर पहुंचा, I की वैल्यू बढ़ाने से क्या हो रहा था, हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ रहा था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म बढ़ रहा था, और यही तो हम चाहते थे। तो सुपर कंडक्टिविटी का ये है सिग्निफिकेंस। क्या है सिग्निफिकेंस कि नंबर ऑफ टन्स मेटल लगाना, ये तो थोड़ी सी महंगी कहानी है। कहानी सस्ती कौन सी है कि I की वैल्यू बढ़ जाए, लेकिन I की वैल्यू बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस चूंकि I बढ़ा R घटा, R बढ़ा I घटा। ठीक है, क्या है कि I और R ऐसे ऐसे चलते हैं उल्टे सीधे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। V और I कैसे चल रहे हैं, V बढ़ा I बढ़ा, V बढ़ा I बढ़ा, V बढ़ा I बढ़ा, V बढ़ा I बढ़ा, और I और I बढ़ा R घटा, R बढ़ा I घटा। तो R जीरो हो गया बाय सुपर कंडक्टिविटी, दैट्स वाई I रीच्ड टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और जब I मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पर पहुंच गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करने लगेगा, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करेगा तो हम यही तो चाहते हैं कि MRI स्कैन आराम से हो और हमारे पावर लॉसेस कम से हों। और दूसरी बात, हाँ, पावर लॉस की भी है कि जब R जीरो हो जाएगा तो PL इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है, तो R जीरो हो गया जब, तो I स्क्वायर की वैल्यू बची पावर लॉस में, इंटू ज़ीरो कर दो, बराबर कितना हो गया, पावर लॉस ज़ीरो। तो हमारे लिए तो चांदी ही चांदी है ना सुपर कंडक्टिविटी। तो ये है सर सुपर कंडक्टिविटी, और यदि हमें ये रूम टेम्परेचर में मिल जाएगी तो और अच्छी बात रहेगी, जो कि साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने कह रहे हैं वो ऐसा कि उनने खोज लिया है। अब साउथ कोरियन साइंटिस्ट का नाम क्या है वो आप तब पढ़ लीजिएगा जब इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाए, अभी से फैक्ट को मगअप करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।